हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जी हाँ, आप सभी का मेरे चैनल एसएसटी विद सुनील में स्वागत है। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो थंबनेल को जैसा कि देख करके आप सभी लोग जान गए, हर्षवर्धन के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक है, जो कि एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। किसके बारे में पढ़ना है? हर्षवर्धन के बारे में। देखिए क्या है कि इसमें मौर्य वंश के बारे में सभी लोगों ने सुन रखा है ना। मौर्य वंश के बारे में, जिसने भारत में एक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना की थी। उसके बाद गुप्त वंश आता है। गुप्त वंश के बाद शक्तियां बिखर जाती हैं। अब इन शक्तियों को एक करने का काम कौन करेगा? उत्तर भारत में, यानी कि उत्तर भारत की बात कर रहा हूं मैं। तो वो कौन है? वो है हर्षवर्धन, जिनका संबंध किससे है? पुष्यभूति वंश से है। ये सभी लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो जान लें, पुष्यभूति वंश। ठीक, तो हर्षवर्धन ने उत्तर भारत को एक करने का काम किया, लेकिन इसकी मृत्यु के बाद भारत में जो एकता थी, जो कि उत्तर भारत में, उसका पूर्णतया जो है अंत हो गया और राजपूत काल की शुरुआत होती है उसके बाद। तो हम लोग आज जानेंगे हर्षवर्धन के बारे में महत्वपूर्ण बिंदुओं को, टू द पॉइंट। तो जैसा कि आप देख रहे हो, हर्षवर्धन लिखा हुआ है और शिलादित्य लिखा हुआ है। तो यहाँ शिलादित्य से तात्पर्य है, ह्वेनसांग ने अपने वृत्तांतों में हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से ही संबोधित किया है। ये आप लोग जान ले, पहला फैक्ट आपको मिल गया। ठीक है, उसके बाद हर्षवर्धन के विषय में जानकारी के स्रोत क्या है, इंफॉर्मेशन कहां से मिल सकती है? तो वो है मतलब कि हर्षचरित, ये किताब का नाम है, जो कि 8 खंडों में बटी हुई है। फिर है कादंबरी, उसके बाद आपका आता है पूर्व पीठिका और चंडी शतक। इसको किसने लिखा है? बाणभट्ट ने। ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। तो ये क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं कि कौन सी किताब किसने लिखी है। फिर है आर मंजूश्री मूल कल्प, ये महायान बौद्ध धर्म की ये शाखा है, महायान, उससे संबंधित किताब है, क्योंकि हर्षवर्धन ने महायान शाखा को तवज्जो दी थी, हीनयान को नहीं। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद प्रियदर्शिका, फिर रत्नावली, उसके बाद आता है नागानंद। इन किताबों की रचना जो है हर्ष के द्वारा की गई। फिर आता है सूर्य शतक, जो कि मयूर के द्वारा लिखी गई है। देखिए, हर्षवर्धन के दरबार में बहुत सारे विद्वान रहते थे, जैसे मातंग दिवाकर का भी एक नाम आता है, मयूर का भी नाम आता है, और सबसे पहले बाणभट्ट का नाम आता है। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं कि इन किताबों की रचनाएं किसने की हैं। अब हम बात करें कि विदेशी स्रोत कौन कौन से हैं, कहां से हमें जानकारी मिलती है ये हर्षवर्धन के बारे में। ठीक, तो पहला किताब का नाम है सीयू की। ये किताब जो है सीयू की, ये ह्वेनसांग का यात्रा वृत्तांत है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। उसके बाद है ह्वेनसांग की जीवनी, जो कि हुई ली ने लिखी थी। हुई ली कौन थे? ये जो है ह्वेनसांग के मित्र हुआ करते थे। फिर आता है नाम इत्सिंग का, जो कि 7वीं शताब्दी ईस्वी में हमारे देश में आए थे। इन चीनी यात्रियों का भारत आने का उद्देश्य क्या था? बौद्ध धर्म का अध्ययन करना, महात्मा बुद्ध के बारे में और जानना, उसके लिए ये लोग भारत आए। फिर बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण पुरातत्व। पुरातत्व में 3 चीजें क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। लेख कौन कौन से जारी हुए थे? बांसखेड़ा, मधुबन लेख और ऐहोल लेख। बांसखेड़ा लेख की बात करें तो ये शाहजहांपुर में मिला है, उत्तर प्रदेश में। इस पर जो तिथि पड़ी हुई है, वो अगर बात की जाए हर्ष संवत की, तो 22 पड़ा है डेट, और 628 ईस्वी पड़ी है इस पर डेट। ठीक है, उसके बाद आता है मधुबन लेख। मधुबन लेख में क्या है? ये कहां से मिला है? ये मऊ से मिला है, जो कि उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। इस पर जो संवत वाली डेट पड़ी है, वो पड़ी है 25 और 631 ईस्वी डेट पड़ी है। उसके बाद आता है ऐहोल लेख, ये 633-34 ईस्वी का है। ये पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है, जो कि दक्षिण भारत का शासक था। और ऐहोल लेख किसने लिखा? रवि कीर्ति ने। और पुलकेशिन द्वितीय ये वही हैं जिनके साथ हर्षवर्धन का युद्ध हुआ था, और कहा जाता है कि इस युद्ध में हर्षवर्धन की पराजय हुई थी। ये ऐहोल का लेख कहता है, लेकिन जो हर्षवर्धन के पक्ष वाले लेख हैं, वो कहते हैं कि इसमें हर्ष की विजय हुई, हर्षवर्धन की, और है ना। और कुछ लेख ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि युद्ध जो है, युद्ध का कोई निर्णय ना हो सका। तो इस प्रकार से कुछ अन्य बातें जानेंगे हम लोग। परिचय, 590 ईस्वी में इनका जन्म हुआ हर्षवर्धन का, और 647 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया।
इनके पिता का नाम था प्रभाकर वर्धन और माता का नाम था मतलब कि यशोमती। भाई का नाम था राज्यवर्धन, बहन का नाम था राजश्री। बहन वही है राजश्री जिनको ये ढूंढने निकले थे। क्यों निकले थे? क्योंकि जो इनके पति थे ग्रहवर्मन, ये एक मौखरी शासक थे। मौखरी वंश के बारे में जानना है तो प्राचीन भारतीय इतिहास उठा करके देखिए तो आपको सब मालूम चलेगा। ग्रहवर्मन के साथ इनका विवाह हुआ था, किसका? राजश्री का। लेकिन ग्रहवर्मन का देवगुप्त के साथ युद्ध हुआ था, जिसमें ग्रहवर्मन ने देवगुप्त को हरा लिया था। लेकिन जो शशांक आपको नाम दिख रहा है, ये बंगाल का शासक था। इसने जो है देवगुप्त के साथ एक गुप्त संधि की और मिलकर के ग्रहवर्मन की हत्या करवा दी, जिसमें ग्रहवर्मन जो है मारा गया। उसके बाद जो राजश्री इनकी बहन थी वो दर दर जो है भटक रही थी और इसी को ढूंढने के लिए हर्षवर्धन निकल पड़ते हैं और इनका एक सहयोगी मिलता है दिवाकर मित्र। दिवाकर मित्र मिलते हैं और इन्हीं के सहयोग से राजश्री का पता चलता है। अब बात कर रहे हैं कि ह्वेनसांग ने कहा है कि जो हर्षवर्धन था इसने 5 भारतों की विजय की थी। भारत माने कोई एक भारत, मतलब कि ये पहले कोई एक निश्चित सीमा तो थी नहीं भूभाग कि उसको भारत देश कहा जाए ना, तो इसने 5 भारत माना है। मतलब कि एक भारत, ये मिथिला, उत्कल, गौड़, सबको अलग अलग। अब वे 5 भारतों के नाम क्या थे? मिथिला था, उत्कल था, गौड़ था, श्रावस्ती था और कान्यकुब्ज था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद ह्वेनसांग ने कहा है कि मतलब कि जो हर्षवर्धन थे इनकी उपाधि थी सकलोत्तरा पथनाथ, है ना, सकलोत्तरा पथनाथ, यानी कि सकल उत्तर पथनाथ, यानी कि जो उत्तर भारत था उसका एक छत्र शासक, ऐसा ये कहा जाता है। ठीक है, तो ये इसकी उपाधि का नाम है, तो पूछा जा सकता है। एक चीज और पूछी जा सकती है कि हर्षवर्धन की 2 राजधानियां थी ना, मतलब कि पुष्यभूति वंश की। एक था थानेश्वर, एक था कन्नौज, क्योंकि कन्नौज से ही राजश्री का विवाह हुआ था, कन्नौज में ही। अब उनके जब पति खत्म हो गए तो जो हर्षवर्धन थे ये कन्नौज से भी शासन करने लगे थे, तो इसकी वजह से 2 राजधानियां मिलती हैं इनकी, तो एक थानेश्वर, दूसरी कन्नौज मिलती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात करेंगे, कन्नौज सभा का आयोजन हुआ था जिसमें महायान धर्म को या संप्रदाय को श्रेष्ठ साबित किया गया था, घोषित किया गया था। उसके बाद ये सभी जानते हैं महामोक्ष परिषद, ये हर 5वें वर्ष पर इसका आयोजन होता था प्रयाग में। इन 5 वर्षों के दौरान हर्षवर्धन जितना भी कमाता था, जितनी भी उसकी आय होती थी, संपत्ति होती थी, वो उसको दान कर दिया करता था, तो इसको महामोक्ष परिषद कहा जाता है। तो ह्वेनसांग इसमें शामिल था। ये प्रति 5वें वर्ष होता था। ये क्वेश्चन बन सकता है कितने वर्ष में? 5 वर्ष में। और ह्वेनसांग जो था वो 6ठी सभा में शामिल हुआ था। अब बात करें कि शिक्षा के केंद्र कौन कौन से थे इस दौरान। एक था नालंदा विश्वविद्यालय, दूसरा था क्या? वल्लभी विश्वविद्यालय। ये जो प्रसिद्ध विश्वविद्यालय थे, तो ये क्वेश्चन बनता है ना कि हर्षकालीन शिक्षा के प्रमुख केंद्र कौन से थे। और नालंदा में ही रह करके 6 वर्ष तक मतलब कि ह्वेनसांग ने अध्ययन किया था। अब बात करते हैं ह्वेनसांग जो कि 630 से 644 ईस्वी तक हमारे देश में रहा। इस दौरान उसने भारत को देखा, समाज को देखा। उसने क्या लिखा? उसने लिखा कि बेगार प्रथा नहीं थी। बेगार माने लोगों से जबरदस्ती काम करना और उसका पैसा ना लेना। फिर है उसका कहना था कि मृत्यु दंड लोगों को नहीं दिया जाता था। विवाह सजातीय होते थे। और ये बहुत क्वेश्चन बनता है कि क्या हर्षवर्धन के काल में बहुविवाह, बाल विवाह या सती प्रथा का प्रचलन था? तो था, होता था ऐसा, सती प्रथा का प्रचलन था। और पर्दा प्रथा उस दौरान नहीं थी। किस दौरान? यानी कि हर्षवर्धन के समय में। तो ये बातें जो कि ह्वेनसांग ने लिखी हैं अपने यात्रा वृत्तांत में सीयूकी में, तो वहां से क्वेश्चन बनते हैं कि ह्वेनसांग ने भारतीय समाज के बारे में क्या लिखा है, क्या कहा था। तो इस प्रकार से आप लोग ये जान लीजिए। अब बात करेंगे, थोड़ी सी एक बात बता देते हैं कि हर्षवर्धन का जो काल था, वो जो शासन काल था 606 से 647 ईस्वी तक था। 606 में ये गद्दी पर बैठा। ठीक है, तो ये था अपना आज का टॉपिक। प्रशासनिक व्यवस्था इसकी आप लोग बुक से देख लीजिएगा। वो बहुत ज़्यादा तो संभव नहीं कि वहाँ से क्वेश्चन बने। जितना हो सका मुझे लगा कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो वो मैंने आपके सामने पेश किया। तो कैसा लगा कमेंट करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।